अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अफगान। सबसे पहले बात करेंगे इस्तांबुल में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़्त की तो पाकिस्तान ने मेज़बान और सालिस ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए हैं। आपको बताएंगे कि इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मुतालबा किया था अफगान तालिबान का कदम TTP को दहशतगर्द तंजीम करार दे और इसकी कार्रवाइयों को गैर शरई तस्लीम करे। ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत ने TTP के जंगजुओं को मुल्क बदर करने की तजवीज़ दी, ताहम पाकिस्तान ने मुअस्सर और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया। अफगान फरीक की जानिब से बार बार पसपाई के बायस अमल रुका रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अफगान नुमाइंदे और मुआहदे के करीब पहुँच कर काबुल से हिदायत लेने के बाद पीछे हट जाते रहे थे, जबकि भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, जिसकी वजह से अमन की कोशिशें बार बार तातुल का शिकार हो रही हैं। पाक अफगान चमन और तूरखम बॉर्डर की बार बार बंदिश के बायस दोनों तरफ तजारती सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हो रही हैं। सरहद के दोनों अतराफ ताजरों को रोज़ाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि दर्जनों ट्रक सरहद पर फंसे हुए हैं। इस वक्त बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, तूरखम में मौजूद हमारे नुमाइंदे जहांजेब आफरीदी से जानते हैं। जहांजेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, 12 और 13 अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सरहदों पर की जाने वाली जारहियत की वजह से पाक अफगान शाहराह को बंद किए हुए आज 17वां दिन हो गया है, जिसकी वजह से एक तरफ अगर कौमी खजाना करोड़ों रुपए की रेवेन्यू से महरूम हो रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़रूरी अशिया जो कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान को आने वाले, जिसमें अंगूर, अनार और दूसरे खुराकी मवाद है, टमाटर है, उसकी कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान से अफगानिस्तान को दी जाने वाली अशिया में तमीराती मटीरियल, सीमेंट वगैरह की कीमतों में भी इंतहाई ज़्यादा कीमतें अफगानिस्तान में बढ़ चुकी है और वो लोग भी शदीद मुश्किलात के शिकार है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ से जारहियत और दूसरी तरफ जो है बात न मानने की वजह से ये मुज़ाकरात जो है तब्दील के शिकार हो गए हैं। साथ साथ में बॉर्डर पर काम करने वाले हज़ारों मजदूर जो इस वक्त तुरखम और लंडकोतल में एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके घरों में फौकों की सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। ठीक है, जहांजेब आफरीदी हमें बता रहे थे तूरखम की सूरत हाल के हवाले से। बलोचिस्तान में हम बताएंगे कि दूसरी जानिब हो क्या रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ 2 कामयाब कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द हलाक कर दिए और ISPR के मुताबिक कोयटा के चलतन और केच के बल्दिया इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए और बड़ी मिकदार में असलहा बारूद भी बरामद हुआ है। ये दहशतगर्द भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। अब जबकि पाकिस्तान अफगान तालिबान से मुज़ाकरात और बॉर्डर की कशीदा सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो ख्वारिज के खिलाफ ये ऑपरेशन अमन के लिए एक और अहम कदम है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल सालिक साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान ने सालिस की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए हैं। आपके ख्याल में इस बार ये मुज़ाकरात किस हद तक नतीजा खेज निकलेंगे, या फिर ये भी सारे मामलात वैसे ही होंगे जैसे पहले 3 दौर चले और कुछ नहीं हासिल हुआ? अफगान तालिबान की जानिब से कलदम TTP को दहशतगर्द तंजीम करार देने से गुरेज किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या पॉलिसी है काबुल हुकूमत की? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखें, ये तो एक सबसे पहले तो एक खुशाइंद अमर है, खुशाइंद बात है कि मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो रहे हैं। पिछले राउंड का जब फेलियर हुआ तो वो एक अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 नेबर्स हैं और अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इससे पहले, जिसका कि अफ़गानिस्तान को एहसास होना चाहिए। और अफ़गानिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर उसकी आवाम का एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना बहुत दुश्वार और मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सप्लाई लाइन और उनकी ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है। जैसे ये बताया गया कि आज 17वां दिन है कि ये बॉर्डर बंद है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जंग तो किसी तरीके से भी एक प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये जो तजारती कार्रवाइयाँ रुकी हुई हैं, जो तरसील रुकी हुई है पाक अफगान बॉर्डर के अक्रॉस, इससे आई एम श्योर कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सीरियस पिंच हो रहा है और होगा, आगे मजीद होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की जायज़ डिमांड है, जो कि जस्टिफाइड है, कि अफगानिस्तान को इन पे
डिलीवर करना होगा कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो थर्ड राउंड हो रहा है, सबसे पहले तो अप्रिशिएबल है एफर्ट्स तुर्की की जिन्होंने कोशिश करके दोबारा से पार्टियों को बैठाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और अफगान साइड जो है वो रियलाइज करेंगे कि उन्होंने एक प्रॉक्सी नहीं बनना इंडिया की, और उस इंडिया की वजह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने तल्लुकात नहीं ठीक करने, खराब नहीं करने, वरना उनके लिए जो जिंदगी है वो मुश्किल होगी। ठीक है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। अफगान तालिबान महज बयानात की बजाय काबिल तस्दीक कार्रवाई करें, ये कहा जा रहा है। अमली तौर पर ऐसी कार्रवाई आप समझते हैं कि मुमकिन हो सकेगी? देखिए, जब जो जंग का जो रास्ता और जो लड़ाई का रास्ता अडॉप्ट किया गया, उसका मकसद ही यही होता है कि उससे पहले जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब, या जो गुफ्तशनीद हो रही थी या जो चैनल्स थे वो कामयाब नहीं हो रहे थे। और अफगान साइड ये रियलाइज़ नहीं कर रही थी कि अगर वो इस रास्ते को नहीं छोड़ते, अगर वो जो टेररिस्ट अफगान सॉइल को यूज़ करते हुए हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको अगर नहीं रोकते तो उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो उन्होंने खमियाजा भुगता जब पाकिस्तान ने अस्करी कुव्वत अप्लाई करने का डिसीजन लिया। इसके बाद भी अगर वो समझते हैं कि अभी भी उनको ये जो कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है, जिस तरीके से बॉर्डर बांधा है, जिस तरीके से जो लड़ाई का रास्ता पाकिस्तान को मजबूरन इख्तियार करना पड़ा, तो अगर उन्हें ये जो पनिशमेंट मिली है इससे उन्हें एहसास हो जाता है, तो उम्मीद है कि वो इन ऑब्लिगेशंस पे डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर दोनों मुल्कों के लिए मसाइल होंगे, और मैं समझता हूं कि लड़ाई की ऑप्शन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। ठीक है जनरल साहब, हमने देखा कि चमन और तुरखम बॉर्डर की बार बार बंदिश की वजह से लोग परेशान हैं। तिजारत जो है, जैसे कि आपने भी कहा, मुतासिर हो रही है और ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती अफ़गानिस्तान की जानिब से। आप क्या समझते हैं, इससे तलखियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं और क्या ये सूरत हाल दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर सकती है? देखें, जो अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉर्ड कंट्री है और उसकी जो तरसीलात हैं वो पाकिस्तान के थ्रू गुजरती हैं, और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी होगी तो ये जो है ट्रेड उनकी और सप्लाई लाइन नहीं गुजर सकेगी अक्रॉस पाक अफगान बॉर्डर। ये तो एक रियलिटी है, और मैं ये समझता हूँ कि जंग का एक डिफरेंट अमर है, लेकिन ये जो ट्रेड बंद होने का ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पर्टिकुलरली अफगान अवाम को। पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि जो पीपल ऑफ अफगान है वो ना सफ़र करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान उनको रियलाइज करना चाहिए कि अगर उनकी पॉलिसीज यही रहती हैं और वो पाकिस्तान की जेन्युइन डिमांड्स को पूरा नहीं करते, तो उस सूरत में फिर जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है उनको बुरी नज़र से देखेगी पीपल ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है वो जीरन होगी। डेफिनेटली जब भी कशीदगी होगी ये तो होना ही होना है। ये जो ट्रेड है ये नहीं गुजर सकती जब तक उधर से अगर हमले हो रहे हैं और हमारी तरफ से उनकी खुराक जा रही है। ये तो इस तरीके से मुमकिन नहीं है और ना ही ऐसा होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर भी सवाल करना चाहूँगी मैं आपसे। ISPR ने तो वाज़े किया है कि हालात दहशतगर्द जो है उनका जो ताने बाने हैं वो भारत से मिल रहे थे, भारत सरपरस्ती कर रहा था उनकी। आपके ख्याल में फितनुल हिंदुस्तान के इस नेटवर्क का दायरा कितना वसी है? देखिए, ये बहुत अच्छा रिजॉल्व डिस्प्ले कर रहा है पाकिस्तान के। एक तरफ हमें ईस्ट की तरफ चैलेंजेस हैं, वेस्ट की तरफ चैलेंजेस हैं, इंटरनल डायमेंशन पे चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एक ऑफेंसिव स्टांस मेंटेन कर रही हैं। एक बाजोड़ में ऑपरेशन हुआ जिसमें कि एक बहुत ही अहम लीडर जो TTP की था वो मारा गया, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। दूसरा ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में हुआ जहाँ पे कि 18 टेररिस्ट वो मारे गए। तो मेरे नज़दीक ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक इन लोगों का पीछा नहीं किया जाएगा, इनका ताक़ुब नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि इन्हें एक तरफ जो है वो इंडिया की सपोर्ट हासिल है और बहुत सारा पैसा इंजेक्ट किया जाता है इन लोगों को इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी पॉलिसी है कि हम इनका ताक़ुब भी कर रहे हैं और दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हम एक ऑफेंसिव स्टांस के ऊपर एंगेज कर रहे हैं, ताकि उनको ये बावर करवाया जा सके कि ये दोनों पॉलिसी साइड बाय साइड नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब और सारे मामले कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात ने आलमी मईशत में नया मोड़ पैदा कर दिया है। मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन पर आए तजारती टैरिफ में 10% कमी का ऐलान किया, जिससे आलमी मंडियों में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। दोनों ममालिक सोयाबीन की खरीदारी और नायाब मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक हुए। ताहम ताइवान का मसला जेर बहस नहीं आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर नाइला चौहान साहिबा। नाइला साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बदलती हुई सूरत हाल आपने देखी, ट्रंप कह रहे हैं कि चीनी सदर से मुलाकात जो है बहुत खुशाइंद रही, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार दोस्त होना चाहिए। यानी ये जो इनकी आपस में रिलेशनशिप है ये बेहतर हो रहा है, सूरत हाल बदल रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? को बहुत मुस्बत देखती हूँ। मेरा ख्याल है ये दुनिया की ज़रूरत है कि ये जो बड़ी पावर्स हैं ये आपस में बजाय एक जिद के एक दोस्ती का रिश्ता कायम करें। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है अच्छा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मुस्बत तरीके से उसका जवाब भी दिया, जिससे कि दुनिया की जो इक्तिसाद और दुनिया की पॉलिटिक्स पे ये बड़ा अच्छा असर होगा। तो वो जो कोल्ड वॉर का नाइला साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक तर्जुमान है ट्रंप के। ये जो मुलाकात हुई है खासे खुशाइन करार दी जा रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनिया को जरूरत जंगों की नहीं है, ट्रेड की जरूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे सदर हैं, आपने देखा होगा 8 महीनों में 8 जंगें रोकी हैं और वो टैरिफ को जंगों के अहदाफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी पॉलिसी में काफी हद तक कामयाब है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट शी से मिलने से पहले उन्होंने 3 ममालिक के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान के साथ। और बिल्कुल इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो प्रेसिडेंट शी और उसके बाद नेक्स्ट उनका स्टेप होगा पुतिन से उनको टर्म्स पर लेकर आना, जिसके लिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने भारत के ऊपर अपना प्रेशर जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। तो दुनिया, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि जंगों की जरूरत नहीं है, ट्रेड की जरूरत है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी कामयाब हैं। प्रेसिडेंट शी ने भी बड़े पुरतपाक तरीके से इस मुलाकात का जवाब दिया है और बहुत खुश आइंदा बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि जिस तरीके से इस वक्त आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी कामयाब है हर जगह पे। आज देखा जाए तो मौसम नकवी साहब ईरान में है, हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया से आए हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब इजिप्ट में है, हमारे CJC जो है वो बांग्लादेश के दौरे से है, उनको दौरा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो आज इन्हीं चीजों का रिजल्ट अभी मजीद आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ब्रिज बनेगा और इस खिते में ट्रेड आगे आएगा। पहला अमेरिका का जो क्रूड ऑयल टैंकर है वो कराची आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज राइजिंग डिप्लोमेटिकली और इकानमी के लिहाज से भी। तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद है। तो साजिद साहब, ये जो पेशरफ्त सामने आई है पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये नए मौके लेके आएगी पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से फायदा उठा सकेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ उठा रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने अपनी विजन 2030 रखी कि किस तरीके से पाकिस्तान जल्द G20 कंट्रीज में आएगा और उसके बाद इंशाल्लाह 2047 तक G10 का हिस्सा होगा। तो उसके लिए पूरा एक रोड मैप मौजूद है। हम इस पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को फ्रंट पर लेकर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्रिप्टो माइनिंग के लिहाज से सेमी कंडक्टर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा है कि रेकोडिक की माइनिंग जो है वो किस तरह आगे मजीद बढ़ेगी, CPEC बढ़ेगा और बिलखसूस रेयर अर्थ मिनरल्स में
और ऑयल के फील्ड में कई अमेरिकन कंपनीज पहले ही पाकिस्तान से अपनी बातचीत कर रही हैं और कई चीजें मैच्योर होंगी। आपने मेरे ख्याल में बहुत खुश मुलाकात है और इसके दूरस्थ जो है इसके आप साथ देखेंगे पाकिस्तान। अच्छा साजिद साहब, हमने देखा कि इससे पहले दोनों जानिब से जो बयानात आ रहे थे बड़े तल्ख थे, सख्त थे। ट्रंप की जानिब से 57% टैरिफ आयद किया गया था चाइना पर, उनकी तमाम चीज़ों पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और इस तरह से गुफ्तगू की जा रही है, एक दूसरे के बारे में अच्छे बयानात दिए जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? दो बड़ी मईशतें मिलकर बैठ रही हैं। देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से हूँ। ये इसके जवाब के लिए मैं समझता हूँ कि मैं उनकी किताब जो है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ डील, उसका रेफरेंस देना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टाइल है कि जब भी वो टेबल पर आते हैं अपना मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करते हैं बयानात के जरिए, पॉलिसीज के जरिए, ताकि वो अपनी नेगोशिएशन में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। ये उनका एक स्टाइल है और उस स्टाइल में वो काफी हद तक कामयाब हैं। चाहे वो उन्होंने इजराइल गजा के हवाले से इस प्रेशर को आपने देखा होगा, बयानात देखे होंगे। आजकल उनका मुसलसल प्रेशर नोट करें भारत के ऊपर है कि आज दो दिन के अंदर, पिछले 2 दिनों में चौथी दफा उन्होंने पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया है। तो दिस इज हिज टिपिकल स्टाइल। उन्होंने तारीफ भी की है साजिद साहब, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे फाइटर हैं फील्ड मार्शल, और उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने देखा कि जब भी वो गुफ्तगू करते हैं और वो साथ मार्का हक का जिक्र करते हैं, भारत की मोदी की सुबकी करते हैं, वो कहते हैं कि 7 जो हैं तैयारे गिराए गए, 4 रफाल गिराए गए, ये सारे बयानात भी वो देते हैं। बिल्कुल वो बयानात देते हैं और जिस तरीके से आपने देखा है कि उसका प्रैक्टिकली आप उसके असरात देख रहे हैं। अगले दिनों ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैंने मोदी साहब से कहा था कि अगर आप जंग जारी रखेंगे तो 250% टैरिफ लगेगा इस वक्त। और जो मेरी दूसरी असेसमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब स्ट्रॉन्ग लोगों के, और जो लोग अपने मकासद में सीरियस होते हैं, अच्छा फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा उनकी इज्जत करते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को हमेशा मेंशन भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं। और इसी तरीके से, इसी टोकन के साथ प्रेसिडेंट पुतिन की भी वो काफी इज्जत करते हैं और हमेशा उनको प्रेज करते हैं, क्योंकि ही इज गुड फॉर रशिया और बड़े नेशनलिस्ट हैं। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो हमारे फील्ड मार्शल साहब, जिन्होंने 10 मई को एक नए पाकिस्तान की बुनियादें रखी हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए वो हमेशा फिक्रमंद होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये कहिएगा कि आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? ये दो बड़ी ताकतें आपस में मिल बैठ रही हैं, आलमी मंजरनामा तो खासा तब्दील हो रहा है, खित्ते में भी इससे तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में तीनों बड़ी पावर्स जो है, अमेरिका, रशिया और चाइना, वो अपनी अपनी हदूद का तयन करेंगे। एक दूसरे को रूम दिया जाएगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कोशिश की जाएगी और ट्रेड पे तवज्जो दी जाएगी, खुशहाली की तरफ तवज्जो दी जाएगी। जो मेरा इस वक्त विजन ये है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, मैंने जिस तरह पहले आपको अर्ज की है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को पिछले 10 साल 15 साल से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ही इज अ पीस लविंग प्रेसिडेंट और उनकी लेगेसी भी यही रहे कि वो पीस लविंग से दुनिया को यूनाइट करने की कोशिश करते रहे हैं। और उसमें वो भरपूर 8 महीनों में 8 जंगें बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें मजीद आगे बढ़ेंगी और जो पिछले 12 साल बराक ओबामा और बाइडेन की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से दुनिया इंतशार का शिकार है, वो सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने 4 सालों में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साजिद तारड़ साहब, ये हैं साबिक तर्जुमान है डोनाल्ड ट्रंप के, और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, इस मुलाकात को शाइन कह रहे थे। हमारे साथ मौजूद है नाइला चौहान साहिबा। नाइला साहिबा, आपकी जानिब वापस आऊँगी। सारे गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी, तो उनकी जानिब से कहना है, तर्जुमान जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी जानिब से ये कहना है कि ये जो मुलाकात है बहुत खुशाइंद है, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बहुत से मौके खुलेंगे। आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह हम सब इसके बारे में मतलब उम्मीदवार हैं कि मुस्तकबिल ना सिर्फ पाकिस्तान का पर इंसानियत का भी रोशन होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अब तक दूसरी जंग अजीम के बाद एक कोल्ड वॉर पीरियड था
जी जिसमें कि दो सुपर पावर्स हर वक्त आपस में जो है वो तनाज़े में रहती थी और छोटे ममालिक को इस्तेमाल करती थी अपने मकासद के लिए। तो जब से बर्लिन वॉल गिरी, सोवियत यूनियन टूटा, नया रशिया निकला और अब ट्रम्प साहब जो हैं और फिर शी जिनपिंग साहब का जो चीन का जो है वो अरूज हुआ, तो ये अब दुनिया बदल रही है और इसमें जंगों की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। तो मैं तो बहुत रोशन मुस्तकबिल देखती हूँ, लेकिन मुझे अभी सिर्फ जो परेशानी है वो है फ़लस्तीन की, गाजा की। जी वहाँ पे ये किस तरह से जो है हालात बेहतर हों, अल्लाह करे, लेकिन इजराइल जब तक जो है बाज नहीं आएगा वहाँ पे मसले रहेंगे। पर ट्रम्प साहब ने उधर भी उन्हें इजराइल को मतलब खिंचाई की थी कि वो उनके जो 20 पॉइंट्स थे, पीस पॉइंट्स, उनकी खिलाफ वर्जी ना करें, पर उन्होंने की। लेकिन अब जूइश लॉबी उधर इतनी स्ट्रांग है कि वो एक मसला है, पर बाकी दुनिया में खासकर चीन और अमेरिका का जो है आपस में जी बेहतरी होना एक बहुत खुशाइन बात है, खासकर हमारे खित्ते के लोगों के लिए, एशिया के लोगों के लिए, क्योंकि चीन एक एशियाई ताकत है। तो एशिया के लिए ये एक रोशन मुस्तकबिल होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाइला चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थी और सारे मामले पे करेंगी। अब एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गाजा के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जुमान गाजा जलालुल अफराज। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात, शिबली फराज की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीटीआई हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम ज़िशान कामयाब हो चुके हैं। खुर्रम ज़िशान ने 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद 45 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएंगे पीटीआई का एक वोट मुस्तरद हुआ। सेनेट नशिस्त पर कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार थे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज ने। बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि पूरा दिन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें बताइएगा। ज़िमनी इंतखाबात का आगाज़ कब हुआ, पोलिंग का अमल कब से स्टार्ट हुआ और सारा कुछ। जी बिल्कुल। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर आज सुबह इंतखाबात सुबह 9 बजे शुरू हुए और इंतखाबात 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम ज़िशान जो है वो कामयाब हो चुके हैं और वो 91 वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार ताज मोहम्मद अफरीदी 45 वोट हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अवामी नेशनल पार्टी के 4 अरकान है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, लेकिन उन्होंने वोट से बाइकाट का ऐलान किया था और किसी भी अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। इसके साथ JUI के जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं अकरम खान दुरानी, तबीयत नासाज होने की वजह से वो भी अपना कीमती वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सके। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की नादिया जो रुकन है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, उसने भी अपना कीमती वोट जो है वो कास्ट नहीं किया, जबकि इसके साथ पाकिस्तान जो पीपल पार्टी की खातून रुकन है उसने भी अपना कीमती वोट कास्ट नहीं किया, जबकि इसके साथ आज़ाद उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद रुकन अली हादी जो थे उसने भी अपना कीमती वोट जो है वो कास्ट नहीं किया। टोटल वोट खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 है। आज 137 वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं और 4 अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने वोट से बाइकाट किया, जबकि इसके साथ जो 4 अरकान अपोजिशन के थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान पीपल पार्टी, आज़ाद और इसके साथ JUI के एक रुकन ने वोट से बाइकाट किया था। खुर्रम ज़िशान के इंतखाब के बाद उसने अपना जो मौक़िफ़ था वो भी यहाँ पर सामने रखा है। उसने कहा है कि पहले मैं पार्टी की खिदमत करता था, लेकिन अब मैं फ्रंट पे आ चुका हूँ, अब मुझे ओहदा भी मिल चुका है और ओहदे का मैं लाज रखते हुए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुलकर काम करूँगा। और इसके साथ सुहेल अफरीदी ने भी मुबारकबाद दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद थी। मिठाइयाँ तकसीम की गई और यहाँ पर जो है नारेबाजी भी हुई। अच्छा खुर्रम, ये कहिएगा कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जिनकी जानिब से पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया गया, उसकी क्या वजूहात है? देखिए,
एक तो अवामी नेशनल पार्टी ने पहले से ही बाइकाट का ऐलान किया था। फिर मैंने आपको बताया कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो थे अकरम खान दुरानी, वो तबीयत नासाज होने की वजह से ना पहुंच सके और अपना कीमती वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सके। और इसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो अरकान जो रुकन थी, खातून रुकन, उसका ताल्लुक बन्नू से है और उसकी भी तबीयत सुनने में ये आ रहा है कि नासाज थी और वो बर वक्त जो है पेशावर ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से वो अपना कीमती वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकी। जबकि 2 अरकान, उसमें एक अली हादी जो आज़ाद उम्मीदवार है, ना अपोजिशन के साथ है और ना हुकूमत के साथ है, वो भी आज वोट कास्ट करने के लिए नहीं आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया काशिफ। इस हाल के हवाले से आप बता रहे थे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की एक हिला देने वाली रिपोर्ट ने दुनिया को झंझोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में इसराइली जारहियत सिर्फ इसराइल का इकदाम नहीं बल्कि एक आलमी शराकत जुर्म थी। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का कहना है कि अमरीका, बरतानिया, जर्मनी समेत 63 ममालिक बराह रास्त या बिलवास्ता इस नस्लकुशी में शरीक या मुअव्वन रहे। ताकतवर ममालिक ने इसराइल को जवाबदेह बनाने की बजाय मज़ीद ताकत दी और फ़लस्तीनियों के बुनियादी हकूक़ की पामाली को मजबूत और मामूली बना दिया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के बमबारी जारी है। सिर्फ ताज़ा हमलों में 46 बच्चों समेत 100 से ज़ायद हमने देखा कि फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान गजा जलालुल फराह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जलाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आई है तो वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि नस्लकुशी की गई है और आलमी शराकत जुर्म इसको करार दिया गया। आपके नज़दीक कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा इसका जिम्मेदार है? अमरीका, बरतानिया और जर्मनी जैसे ममालिक अगर इस जुल्म में शरीक थे तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा जानिबदार रह गया? बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले बात तो आपके इसी प्रोग्राम में मैंने इस चीज़ का पेशगोई की थी, इसी प्रोग्राम में, इसी न्यूज़ चैनल में और भी कई न्यूज़ चैनल में, जब जंगबंदी हुई थी 10 अक्टूबर का मुआहदा हुआ, फिर नाफिज़ अमल 11 अक्टूबर। तो मुझे याद है कि इमरान साहब इसी प्रोग्राम में मुझसे पूछा था कि जलाल भाई क्या सेलिब्रेट करनी चाहिए इस मुआहदा को या नहीं है। तो मेरा जवाब ये था कि ये मुआहदा नहीं है, ये एक जाल है और हम इसराइल पर ट्रस्ट नहीं करते, यानी वी डोंट बिलीव ऑन इसराइल। इसराइल पर हम भरोसा नहीं करते और जंग होगा दोबारा। और वही हुआ। अब 11 अक्टूबर से लेकर अब तक 211 शहादत हुई है। पिछले मैं दूर नहीं जाऊंगा, पिछले 48 घंटों में 104 शहादत हुई, जिनमें से 46 बच्चे हैं, 44 बच्चे हैं। जख्मियों का तादाद 273। अब ज़रा देख लीजिएगा। अब दूसरी बात है, इसराइल की तरफ से ये इल्ज़ाम हमास के ऊपर है कि जनाब आपने, यानी हमास ने जंगबंदी का खिलाफ वर्जी की है, जबकि हमास ने इस चीज़ का मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इसराइल का एक सिपाही फौजी है, वो हलाक हुआ था, रफ़ह के अंदर है। मैं यहाँ से शुरू इसलिए करना चाहता हूँ तो आपके सवाल की तरफ आऊँगा मैं। जी। अच्छा, अव्वल तो रफ़ह के अंदर जो ये इसराइली फौजी है जो हलाक हुआ है, रफ़ह में तो हमास है ही नहीं है, हमास की एक्टिविटीज़ तो है ही नहीं है, रफ़ह के अंदर है। ये तो एक बहाना इन्होंने बनाया। अच्छा, रफ़ह कौन सा शहर है? ये रफ़ह वो शहर है जो जनूब की तरफ है, जो मिस्र के बॉर्डर का साथ लगता है, मिस्र इजिप्ट बॉर्डर का साथ है, वहां पर हुआ है ये हलाक हुआ सिपाही। अच्छा, इसराइल ने क्या किया है? जनूब यानी गज़ा सिटी में वहां पर एक कॉलोनी के ऊपर, एक रिहायशी कॉलोनी के ऊपर इतनी शदीद बमबारी की मेरे बहन, आप सोच भी नहीं सकते। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक इतनी शदीद बमबारी नहीं हुई है जितना उस दिन हुई है, यानी परसों की बातें, रात की। वो एक खतरनाक रात था, वो गज़ा के अवाम के ऊपर है, जिसके अंदर 104 लोग शहीद, 273। अब आपकी बात की तरफ आ रहा हूं, अक़वाम मुत्तहिदा। देखिए मोहतरमा, जवाबदार तो सारा दुनिया है। मेरी नज़र में बतौर एक फ़लस्तीनी हूँ, बतौर तर्जुमान गज़ा का, मेरी नज़र में तो हर कोई इस ज़मीन पर जवाबदार है इस चीज़ का। अक़वाम मुत्तहिदा भी ज़िम्मेदार है, सिक्योरिटी काउंसिल भी ज़िम्मेदार है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ज़िम्मेदार है, OIC भी ज़िम्मेदार है, हमारी उम्मत मुस्लिमा भी ज़िम्मेदार है, और जो ममालिक सालसी किरदार अदा कर रहे थे इस मुआहदे में, वो भी मेरी नज़र में ज़िम्मेदार है, क्योंकि सब इसराइल का सामने बेबस नज़र आ गए।
इसराइल को कोई भी लगाम लगाने वाला नहीं है, और इसराइल अभी भी आपको कह रहा हूँ, आज की तारीख भी याद जलाल साहब, ये सूरत हाल तो सबके सामने है। गाजा में इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें जो हैं वो डाली जा रही हैं। इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वहाँ पर इमदाद पहुँच रही है मुतासरीन तक, या अभी भी कहत सी सूरत हाल है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाई आपने मेरे बहन। पहले बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करार के बयान के मुताबिक गज़ा को डेली बेसिस पे 6000 ट्रक की जरूरत है। कितने? 6000 ट्रक की जरूरत है इमदाद की। अब जब से ये जंग बंदी हुई है, नाम नेहाद जंग बंदी हुई है, कोई जंग बंद नहीं हुई है, 211 शहीद हो चुके हैं। अच्छा, जब से ये जंग बंद हुई है, इसराइल ने 120 से ज्यादा डेली बेसिस पे 120 से ज्यादा ट्रकों की इजाजत नहीं दी है, और बार बार रुकावट भी डाल रहे हैं, बार बार ये बहाना कर रहे जो इसराइली कैदियों का लाशें हैं कि अब हम जब तक आप हमें नहीं हवाला करो, हमारे हवाला नहीं करोगे तो इमदाद जो है रुकेगा। अभी भी कहत, अभी भी भूख, अभी भी गज़ा के अंदर सूरत हाल हुई है। अगर कोई ये समझते कि मेरे बहन, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बदकिस्मती से मीडिया में जब बात करते हैं, कोई भी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, वो कहते वो किसी और न्यूज़ चैनल का हवाला देखकर बात करते हैं कि फलाना न्यूज़ या फलाना न्यूज़पेपर या फलाना चैनल के मुताबिक। हम तो गज़ा के अंदर का हवाला देते हैं, गज़ा के अंदर गज़ा की गलियों से हम हवाला देते हैं। गज़ा में नाअमन हुआ है, गज़ा में अभी भी, आज तक भी 30 अक्टूबर 2025 अभी भी कहते हैं, गज़ा के अंदर अभी तक कत्ल आम रुका नहीं है मेरे बहन। वो एक अलग बात है कि कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी वही है। लेकिन फर्क इतना है, जो शदीद बमबारी है वो कल से फिर दोबारा इन्होंने रोक दिया। जी बिल्कुल ठीक है। अगर आखिर में आप, क्योंकि आप तर्जुमान गाज़ा हैं, इस सारी सूरत हाल के हवाले से ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को? यकीन करें मेरे बहन, 2 साल 20 दिन मैसेज दे दे के मैं थक गया हूं। मैं सिर्फ उम्मत मुस्लिम से ये अपील करूंगा कि अल्लाह के वास्ते ये गज़ा का जो शिकस्त है, या जो वो आपकी शिकस्त है। गज़ा के अवाम आपके अपने मुसलमान हैं। गज़ा के, अगर गज़ा की शिकस्त हुई तो यह समझ ले कि ग्रेटर इसराइल की शुरुआत है। मेरी अपील है उम्मत मुस्लिमा से, मैं गैरों से क्या अपील कर लो, पहले तो मेरा अपील यही है हमारे उम्मत मुस्लिमा से कि कुछ करे गज़ा के अवाम को बचाने के लिए। बिल्कुल, गज़ा में कुछ बचा ही नहीं है मेरे बहन, यकीन करे। गज़ा के अवाम के हालात को देखकर यकीन करे बदतर बिगड़ जाता है। गज़ा के अवाम ने जो बर्दाश्त की 2 साल 20 दिन में, यकीन करे कोई पहाड़, अगर पहाड़ होता ना, पहाड़, मेरी गज़ा के अवाम, वो कब के टूट जाते हैं। अगर वो समंदर पानी होता तो कब के खुश्क हो जाता है। मैं तो, मेरा अपील उम्मत मुस्लिमा से, मैं गैरों से क्या अपील करूंगा, मैं यही अपील करूंगा, मासूम निहत्ते लोगों को बचाया जाए। बहुत हो गया, बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इससे ज्यादा और उम्मत मुस्लिमा को मजीद कितनी लाशें चाहिए, कितने मजीद तबाही चाहिए गज़ा के अंदर? क्या ये आपके अपने मुसलमान नहीं है? क्या आपको अच्छा लग रहा इस वक्त गज़ा के बच्चे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपील कर रहे हैं कि ए रसूलुल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की शफाअत ना करे? ये आपको अच्छा लग रहा है? ये अल्फाज है, ये दुआ आपको अच्छी लग रही है? बस जलाल भाई, हम शर्मिंदा हैं और दुआ करते हैं कि सारे मामला बेहतर हों और मुस्लिम दुनिया मुतहरिक तो नज़र आ रही है, लेकिन कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसा फैसला करे जिससे गज़ा के लोग पुरअमन रहें, सुकून में रहें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत का दावा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 98% फ्लड असेसमेंट सर्वे मुकम्मल कर लिया, जिसके तहत 5,69,000 खानदानों का डेटा तैयार कर लिया गया है। हुकूमत का कहना है कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए 4,63,000 मुतासरीन के क्वाइफ की तस्दीक डेप्यूटी कमिश्नर से करवाई जाएगी और सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए 98,000 से ज़ायद ATM कार्ड्स जारी किए गए हैं, जबकि 27 अजला में 37 कैंप साइट्स कायम की गई हैं। हुकाम के मुताबिक अब तक 6 अरब 39 करोड़ रुपए की रकम मुतासरा खानदानों में तकसीम की जा चुकी है और बाकी अजला में अदायगियों का आगाज़
3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि 98% सर्वे जो है पंजाब के एरियाज़ का जहाँ पर सैलाब आया था मुकम्मल कर लिया गया है, और जो हुकूमत की जानिब से ATM कार्ड्स दिए जा रहे हैं उनके हवाले से कहिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। सर्वे एज पर दी डायरेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर, जिस तरीके से उन्होंने कहा था 1 महीने में पंजाब के इस तारीख के सबसे बड़े सैलाब का 27 अजला और उसकी 72 तहसीलों का सर्वे अल्हम्दुलिल्लाह अपने आखिरी मराहिल में, और अभी तक तकरीबन 5,71,000 सर्वे एंट्रीज वो सिस्टमाइज्ड और डिजिटाइज्ड मैनर में वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये एतमाद के साथ कह सकते हैं कि एक नहायत ही शफाफ जो सर्वे है वो पंजाब के 27 अजला का वो अपने पाया तकमील को पहुंच रहा है। इसी सर्वे पे जो ही ये फील्ड टीम्स अपना सर्वे मुकम्मल करती हैं तो फिर तहसील और डिस्ट्रिक्ट की जो डिप्टी कमिश्नर की कमेटीज हैं, जिसमें तमाम जो कंसर्न महकमे हैं उनके अफसरान शामिल हैं, वो वहाँ पे डेटा को अपने रिकॉर्ड को देख कर जब इस सर्वे को वेरीफाई करके आगे भेजते हैं तो उसके बाद फिर प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ पे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जो डेटा अवेलेबल है उसका चेक अप्लाई होता है, ताकि लोगों की मालकी को और उनके जो जमीन के दस्तावेजात हैं उनको वेरीफाई किया जाए। इसी तरह नादरा का डेटा और से उन तमाम केसेस को वेरीफाई किया जाता है कि वो पाकिस्तान और पंजाब के बोनाफाइडी शहरी हैं। ये तमाम चेक्स अप्लाई होने के बाद फिर अल्टीमेटली ये डेटा पुश किया जाता है टू बैंक ऑफ पंजाब, जहां पे इनकी स्क्रीनिंग के बाद अकाउंट्स खुल रहे हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1,70,000 लोगों के अकाउंट्स खुल चुके हैं। उनमें से तकरीबन अब का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से 1,11,000 लोगों के ATM कार्ड्स जो है प्रिंट होके उनके अंदर, जैसे आप के इल्म में है कि कल तक ये तकरीबन 6.25 अरब रुपया था, अब ये 11 अरब रुपया इस वक्त तक लोगों के मुतासरीन के अकाउंट्स में अमाउंट डेबिट हो चुकी हुई है। और डेली की बुनियाद पे तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग पंजाब गवर्नमेंट की और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के तहत ये जो कैंप साइट्स एस्टेब्लिश्ड हैं तमाम अजला में, वहाँ पे एक बाइज्जत तरीके के साथ वो अपनी जो कॉम्पनसेशन की अमाउंट्स हैं उनको रिसीव कर रहे हैं। और जब मैं बाइज्जत तरीके की बात कर रहा हूँ तो वो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म भी शामिल है कि जो उनको घर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DCs के थ्रू ट्रांसपोर्ट वहाँ से पिक करती है और फिर उस कैंप साइट तक लाती है कि जहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, और एक एक जो पहले आ रहा है उसमें किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है। वहाँ पे क्यूमेटिक सिस्टम के जरिए वो लोग अपनी बारी का टोकन लेके और फिर आगे रोज 500 लोग एक कैंप साइट पे वो प्रोसेस हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पीड के साथ ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड PDMA ये बिल्कुल एतमाद कह सकता हूँ कि विद इन द मंथ ऑफ नवंबर पूरे पंजाब के तमाम 27 अजला के ये 5, 5.5, 6 लाख बेनिफिशरीज जो हैं इनको एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इनके डायरेक्ट अकाउंट्स में विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट और एनी ऑफिशियल्स इनको एक मरबूत तरीके से ये कॉम्पनसेशन अमाउंट ठीक है मुकम्मल तौर पर इस सैलाबजदगान की मदद की जा रही है। बहुत शुक्रिया। मौजूद थे इरफान अली काठिया साहब, सारे मामले में गुफ्तगू कर आपको बताएंगे। अहमदपुर शर्किया में हज़ारों मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बेयारों मददगार मौजूद हैं और वो हुकूमत के मुंतज़िर नजर आते हैं। इसी पर बात करेंगे। जाहिद गुल हमारे साथ मौजूद है। जाहिद बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी आबी जहरियत के बाद सैलाबी पानी को गुजरे हफ्तों हो चुके हैं, मगर जो मुश्किलात हैं इन सैलाबजदगान की वो अभी तक कम नहीं हुई हैं। पहले इनका मुकाबला था सैलाबी पानी से और उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। हमारे साथ एक घर के मौजूद है सरबरा, इनसे बात करते हैं। बाबा ये सर्दी है तो सच्ची में गुजारा करे लो? ये सर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सर्दी के बगैर छत तो मकान डिग गया ते बगैर छत तो सर्दी के बच्चे भी बाहर सर्दी सौंदे ने, जानवर भी बाहर आते हैं ना, जानवरों की बनाने की जगह है। तो हाली तक कोई हुकूमत या कोई चीज़ कोई हाली तक नहीं आया कोई।
अब खुला चैलेंज इनके लिए ये है कि खुले आसमान तले सर्द रातों में वक्त गुजारना है और उसके बाद इन मकानात को तमीर होते भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इस अहमदपुर शर्किया के इलाका धूड़कोट में जो है अभी तक जो रास्ते हैं वो भी बहाल नहीं हो सके ताकि इन लोगों के आमदोरफ्त की मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी तो प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।